हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं सभासद प्रतिनिधि श्री चंद्रकांत तिवारी जी उर्फ डब्बा तिवारी। तो चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं या अपने बारे में दर्शकों से संक्षेप में कुछ बताएं। सर्वप्रथम सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि जिन्होंने हमको आज हेलो मित्रा के प्लेटफार्म पर आमंत्रित किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताइए। सोनू जी, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है काफ़ी अच्छी है और हमारे के यहाँ हमारे पिताजी भी जो है सीनियर IAS अधिकारी रहे। 2002 में उनका देहावसान हो गया। तो ये हमारा जो है पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बड़ा शैक्षणिक और बड़ा ही अच्छी रही है। क्योंकि ये दुर्भाग्य रहा कि थोड़ा सा हम लोग उस दृष्टि को नहीं अपना पाए, तो जो है वो अच्छा है। तो हम राजनीति में ही अपना एक अच्छा मुकाम बनाना चाह रहे हैं जी। मैं इसको दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा कि आपकी किस्मत थी कि आप जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करें। वो भी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका रास्ता अलग है। तो चूंकि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि है, लोग अधिकारी हैं या सरकारी संस्थानों में हैं, आपका राजनीति में किस उद्देश्य के साथ आना हुआ? मेरा शुरुआत राजनीति में मेरा बहुत दृष्टिकोण नहीं था। मैं व्यवसाय करता था जी। फिर धीरे धीरे लगा कि व्यवसाय से जो है पहचान उतनी नहीं मिल पा रही है और जो उद्देश्य को लेकर हम चाह रहे थे कि जो हमारे पूर्वज अरे पिताजी वगैरह जो स्थान समाज में उनका था जी, तो या तो आधिकारिक स्तर पे ही हो पाएगा या सामाजिक दृष्टि में को आगे बढ़ाकर ही किया जा सकता है। तो हमको समाज सेवा का क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगा और उस उद्देश्य के तहत ही हम राजनीति में प्रवेश किए जी। एक खास बात आपके बारे में है और वो खास बात ये है कि आप दूसरी बार सभा से चुन के आए। तो ऐसे क्या कारण थे? क्योंकि लड़ाई जो है बहुत कांटे की थी, बहुत कांटे की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी अंततः आपकी जीत हुई। तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते दोबारा जनता ने आपको चुना? किन काम को आप जिम्मेदार मानते हैं? ये हमारी कैलाशपुरी की जनता और बड़े वरिष्ठों का आशीर्वाद रहा कि मैं दोबारा चुन के आया और उसमें उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम और स्नेह हमारे प्रति बराबर निहित रहा। यद्यपि जो हमारे विरोधी थे वो कई तरह के प्रचार किए, कई निगेटिव प्रचार किए, लेकिन उसका हमारे कैलाशपुरी के जनता पर एक पैसा भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और चूँकि शुरू से ही जो मेरा पूर्व कार्यकाल 5 वर्ष का था उसमें हमने सामाजिक दृष्टि से नगरपालिका तो अपनी जगह है, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में हमने जो हमारे लाइबिलिटी में नहीं आता है उससे भी हटकर हमने काम करने का प्रयास किया जी। जैसे कोरोना था, वैश्विक महामारी थी, लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे। उस समय हमने जो है दो जो है टेस्ट करने वाली गाड़ियाँ RB शरण डॉक्टर साहब का उसमें बड़ा सहयोग रहा। हमने लगाया, टेस्टिंग कराया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके डेली कम से कम पूरे कोरोना काल में मैंने अपने वार्ड को ही नहीं अन्य वार्ड को भी जहाँ से भी लोग आते थे उनका भरपूर सेवा किया और उनका वैक्सीनेशन कराया। और जो असमर्थ रहे उनके घर पे भी जाके 3-4 ऐसे घर हैं जहाँ हमने वो अक्षम थे तो वहाँ जाके जो है एनम है उनको ले जाकर व्यक्तिगत उनके घर पर जो है वैक्सीनेशन का काम कराया जी। कोरोना के टाइम में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला परिवार के फंड जो है बंद हो गया था, फंड सस्पेंड हो गया था, फंड नहीं था। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा काम करना और किस तरह से आपने उस समय मैनेज किया? उस समय बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उस समय विधायक जी और सांसद जी और पूरा सरकार का वो गाइडलाइन आ गया कि विधायक निधि और सांसद निधि भी फेल हो जाएगा। तो चूंकि नगर पालिका का भी जो है बजट नहीं आ रहा था, उस दशा में हमने अपने व्यक्तिगत कुछ कामों को, जैसे गंदा पानी आ रहा था उसकी शिकायत हमने नगर पालिका से की
तो नगर पालिका भी असमर्थता अपनी जताई कि भैया इसमें फंड नहीं है। तो जनमानस की असुविधा को देखते हुए रेमंड्स वाली गली में जो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर थे, तो उसको हमने 100 मीटर जो है अपने पैसे से उसको खनवाया और उसमें पाइपलाइन डलवाई और उसके बाद इंटरलॉकिंग कराया। अब तब जाके उन लोगों को शुद्ध पानी मुहैया हुई, उससे कम से कम 20-25 घर प्रभावित रहे। जी, अक्सर पानी को लेकर समस्या आती रहती है, लोग शिकायत करते हैं कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है या पानी खराब आ रहा है। और सिंचाई विभाग में एक बोरिंग भी स्टार्ट हुआ था, तो क्या कुछ प्रकरण था, अगर उसके बारे में आप बताना चाहें? उसमें प्रकरण था कि चूंकि पंप जो है 12-15 साल पुराना हो गया है जी। और पंप जो है आबादी बढ़ती गई और एक पंप जो है थोड़ा सा, आपका कहना सही है कि उसमें जो है थोड़ा सा पानी कहीं पहुंच रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा गंदा पानी भी आ रहा है, तो समस्याएं तो हैं। तो उसी को मद्देनजर हमने नगर पालिका के माध्यम से और यहाँ सिंचाई विभाग के उस समय एक्शन हुआ करते थे, उनसे रिकमेंड करा के हमने सिंचाई विभाग की ज़मीन पर परिसर में ही बोरिंग का कार्य शुरू कराया। लेकिन उसमें स्टे आने के कारण 95% उसमें काम हो गया था। स्टे आने के कारण नगर पालिका ने अपनी असमर्थता जताई और जो है काम स्टे के चलते रोकना पड़ा, नहीं तो हो गया होता। लेकिन भविष्य में मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ भी अगर, चूँकि कैलाशपुरी में अब जगह नहीं रह गया है जी, कोई भी ऐसा प्लाट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पुनः जो है सिंचाई विभाग वगैरह में ही लग के फिर दोबारा जो है इस तरह का काम किया जाए, जिससे लोगों को पानी शुद्ध मुहैया हो और जो कमी आई है उसकी भरपाई हो सके। जी, क्योंकि आपका कार्यकाल थोड़ा लंबा है, दूसरी बार आप सभासद हैं, तो इतने लंबे कार्यकाल में कभी ऐसा वाकया आया कि आप के सामने कुछ ऐसी चुनौती आ गई जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, उसका समाधान ढूंढना, कभी ऐसा कुछ हुआ? और अगर हुआ तो क्या कुछ प्रकरण था? ऐसे तो बहुत से एक्सीडेंट रहे, लेकिन प्रमुख रूप से जैसे गर्मी वर्मी में राहगीरों को आने जाने में जैसे पानी की बड़ी असुविधा रहती थी, और चूँकि अब हर लोग ठंडा पानी पीते हैं फिल्टर वगैरह का, तो नगर पालिका के पास उस समय तो बता ही रहे हैं कि कोरोना के चलते बजट वगैरह बड़ा दिक्कत रहा। तो हमने एक सामाजिक सेवा संस्थान सब जल चंदनहार ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र जुनेजा जी से आग्रह कर वहाँ जो है वाटर कूलर लगाने का भी काम किया है जी, जिससे श्रद्धालुओं को, मंदिर में आने वाले और राहगीरों को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध हो सके गर्मी के मद्देनजर। चूँकि कैलाशपुरी को मुगलसराय का एक पोस्ट एरिया माना जाता है, बहुत शानदार कॉलोनी मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनको आप हल करना चाहते हैं कि नहीं मेरा जो क्षेत्र है कैलाशपुरी जो एरिया है वो और बेहतर बने? इसको बेहतर करने के लिए तो हम जो है मतलब कि लोगों के एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं और उसमें सभी प्रबुद्ध लोग इकट्ठे होकर, हर काम नगर पालिका से ही संभव नहीं है, तो और प्रबुद्ध लोग और संभ्रांत लोग मिलके उसमें जो दिशा निर्देशन देंगे उस हिसाब से काम करने का प्रयास करेंगे इस बार। और हम तो बराबर सफाई के लिए और जन समस्याओं के का निराकरण करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं जी। अभी चूंकि गर्मी जो बीती हुई है पिछली, उसमें ट्रांसफार्मर जो है जो सुशील मित्तल जी का रहा जी, अग्रवाल जी के सामने, वो बराबर जल जाया कराता है। वहाँ 400 kVA का ट्रांसफार्मर था जी, ट्रांसफार्मर जल गया तो हमने मोबाइल ट्रांसफार्मर की मांग की, तो उस समय गर्मी चरम पे थी तो मोबाइल ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने तुरंत एक्शन साहब से बात कर 24 घंटा के अंदर 400 kVA का एक ट्रांसफार्मर नया और 250 का एक अतिरिक्त लोड बढ़ाकर बिजली आपूर्ति 25 घंटे में सुनिश्चित की है जी। एक और प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि ये कैलाशपुरी एरिया बहुत शानदार एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, और अभी पार्क के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा क्राउड बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कुछ जन सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो उस दिशा में क्या कभी आपने सोचा या कभी आपकी चर्चा हुई किसी से? नहीं, इस विषय में तो हम लोग बराबर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कैलाशपुरी में इस तरह का कोई उतना जमीन उपलब्ध है नहीं,
बगल में जैसे महमूदपुर है, उसमें कुछ बंजरे जमीनें हैं। अगर उसमें इस तरह का पहल के लिए हम लोग प्रयासरत हैं तो स्थानीय सभासद जो वहाँ के उनसे भी बातचीत करके उस दिशा में कुछ अच्छा कार्य करने की चेष्टा की जाएगी। चूंकि इस बात को मैं बहुत मजबूती से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब जनता इसकी मांग कर रही है। और जैसे आपने जमीन का मुद्दा उठाया कि जमीन नहीं है, कैलाशपुरी एरिया में बहुत जमीन है, बहुत जमीन है। और जब भी पार्क के लिए आपको अगर जमीन चाहिए होता है तो बंजर पे ही नहीं बनता, सरकार उसको अक्वायर करती है। तो चूंकि आप सत्ता दल के साथ हैं तो उस तो अगर आप अपनी बात को रखते हैं, हाँ, तो आप अगर ऐसा सुझाव दे रहे हैं तो उसके अगर ऐसा होता है तो उसको तो हमको सिर्फ बंजर जमीन पे डिपेंड न रह के बल्कि हमको इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई अगर जनता है तो वो टैक्स भी दे रही है। कोई इनकम टैक्स दे रहा है, कोई अगर कोई सर्विस इस्तेमाल कर रहा है तो सर्विस टैक्स दे रहा है। 100% सही है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए भी हम आगे बात करते हैं जी। तो आप ये आश्वासन देंगे जनता को कि नहीं, पार्क की दिशा में जितना भी आपसे बन सकेगा आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पूरा 100% जो है ईमानदारी पूर्वक करूंगा जी। मेरा अगला प्रश्न चुनावी प्रकरण से है। दो चुनाव आपने लड़े, ये चुनाव कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आई? समस्याएं चैलेंजिंग हमारे सामने नहीं रहा जी। लोग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही हमको लग रहा था कि जो हमारी जनता है, जो कैलाशपुरी की देवतुल्य जनता, संभ्रांत जनता के लिए हमने काम किया है और लोगों का हमने विश्वास जीता है जी। तो आने वाले भाई चुनाव है, हर 5 साल पे आता है, तो तमाम लोग खड़े होने, लोकतंत्र है तो लोग खड़े होंगे। अब खड़े होंगे तो हमारा जो निगेटिव प्रचार जो हुआ वो हमारे जो है विरोधियों द्वारा किया गया। जनमानस अगर हमारे गड़बड़ रहा होता तो शायद इतना अच्छा परिणाम ना आया होता। जी जी। मुगल सराय का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि जिस तरह का विकास मुगल सराय में होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं दिखता है। तो इनके पीछे आप किन बातों को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, विकास तो हो रहा है, तो उसमें जो है पूर्व काल में थोड़ा कोरोना के चलते दिक्कतें आई। अब नया सत्र शुरू हुआ है तो अब आगे हम लोग मिलजुल के इसको किया जाएगा। तो मुगल सराय के विकास की इस यात्रा में अब भी आप कौन सी चुनौती देखते हैं? चुनौती में है जो आप कहेंगे पार्क की आवश्यकता है जी। दूसरा पेयजल की समस्या भी है। तीसरा साफ सफाई जो सबसे मूल है उसको अच्छा से अच्छा होना चाहिए। जब इस समय फिलहाल मैं एक निसंकोच होकर कहना चाहता हूँ कि सफाई की व्यवस्था से मैं निरंतर जागरूकता के साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम 100% सफाई की व्यवस्था से अभी भी संतुष्ट नहीं है। अभी हमें और उसमें उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता है। तो चलते चलते आखिर में मैं एक आपसे प्रश्न लेना चाहूँगा राम जन्मभूमि के ऊपर। मामला काफ़ी गर्म है और कई बार कुछ ऐसे विरोधी दल हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्र या शंकराचार्य का हवाला देके ये बोल रहे हैं कि जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्र संवत नहीं है, ठीक नहीं है। तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर सोनू जी हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुरूपीय हैं और जो है उनको उस समय दिखाई नहीं दिया जब शंकराचार्य शुरू से ही मंदिर के लिए मांग कर रहे थे तो उनको उसको नजरअंदाज करते रहे। आज निर्माण होने की प्रक्रिया हो गई, सारा कार्यक्रम भगवान आराध्य पुरुषोत्तम राम के जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, तो ये अपना ढपली अपना राखी बात कर रहे हैं। जी। बहुत सारे ऐसे भी जानकार हैं जो बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो जनता ने पैसा दिया तब मंदिर बन रहा है, तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? सुनो जी, हम लोग को जवाब देना चाहते हैं कि जब 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने नैतिकता के आधार पर जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। किसी पर गोली या कोई अतिक्रमण का प्रयास नहीं किया। और राम जन्मभूमि मंदिर में जो लोग बता रहे हैं कि कोर्ट का मामला, तो उसमें 24 पैरोकार संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पैरोकार, 24 जो पैरोकार थे। तो हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है और जन भावना
और जनमानस की श्रद्धा को देखते हुए हम लोगों ने समर्पण राशि के माध्यम से भी जगह जगह अपने योगदान को हर हिंदू भाइयों ने किया है। और उसमें हमने जो है कैलाशपुरी वार्ड से बड़ा अच्छा समर्पण राशि संघ के माध्यम से आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की है। तो यही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि जो भी दर्शक हमारे साथ बने रहे उनको हमारी चर्चा पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। और एक बार फिर से वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।